हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14 दिसंबर के करेंट अफेयर्स। कल 13 दिसंबर था, तो मुझे लगा कि उस दिन को याद करने से क्या मतलब कि 13 दिसंबर 2001 में हमारी संसद मतलब पार्लियामेंट में अटैक हुआ था। याद होगा आपको 2001 का पार्लियामेंट पे अटैक, जिसमें 9 लोगों की जान भी गई थी। तो कल भी कुछ इस तरीके की घटना हुई और पार्लियामेंट पे अटैक हुआ। बस अंतर इतना है कि 2001 में जो अटैक हुआ था वो पाकिस्तान के लोगों ने किया था, पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ग्रुप से उनके द्वारा किया गया था। लेकिन अभी कल के समय जो हमारी संसद पे अटैक हुआ है वो इंडियंस ने ही किया है। आई थिंक आपने न्यूज़ में देखा होगा। फिर कभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप याद रखिएगा कि 13 दिसंबर 2001 में हमारी संसद पे अटैक हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 14 दिसंबर से अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे आज का इम्पॉर्टेंट डे। सो 14 दिसंबर को हमने सेलिब्रेट किया नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। बेसिकली इस दिन में लोगों को इम्पोर्टेंस बताना कि एनर्जी को बचाना, उसको कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है और गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं एनर्जी को कंजर्व करने के, उसको शोकेस बेसिकली यहाँ पे किया जाता है। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा आज के दिन नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड एंड नेशनल एनर्जी इफिशिएंसी इनोवेशन अवार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। जो भी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट होंगे उनके बारे में हम कल के सेशन में डिस्कशन कर लेंगे। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे को कौन सेलिब्रेट करता है या किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है, उनके द्वारा इस दिन को ऑर्गेनाइज किया जाता है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंतर्गत इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एसएससी जनरल अवेयरनेस टारगेट 2024 बैच लॉन्च किया गया है, कोर्स को लॉन्च किया गया, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे PYQ के साथ। आप कंप्लीट कोर्स को भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप इंडिविजुअल कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप करंट अफेयर्स के कोर्स को ईजिली बाय कर पाएंगे। इसके अलावा परचम के एप्लीकेशन पर जाकर भी आप इस कोर्स को, इंडेक्स को और डेमो लेक्चर्स को देख सकते हैं। क्लियर? अगर आज के क्लास के करंट अफेयर्स की PDF आपको लेनी है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करना, और टेलीग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम से आप फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी एंड इंग्लिश में करंट अफेयर्स की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? आइए अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है। इसके बाद बहुत सारे आपको रिवीजन क्वेश्चन मिलेंगे एंड अंत में होगा एक क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो फर्स्ट पर्सन जो न्यूज़ में है उनका नाम है अतुल, डॉक्टर अतुल शाह। आपको सभी को पता है कि COP28 की मीटिंग जो हो रही है वो दुबई में हो रही थी। तो इसी COP28 की जो मीटिंग हो रही थी, तो गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड दिया गया है प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अतुल शाह को। डॉक्टर अतुल शाह ये किस फील्ड से जुड़े हुए हैं? तो डॉक्टर हैं, इसके अलावा ये प्लास्टिक सर्जन रहे हैं। इन्होंने एक सेल्फ केयर किट भी डिज़ाइन की थी। बेसिकली जो लेप्रोसी या जो कुष्ठ रोग के से पीड़ित व्यक्ति हैं, उनको अल्सर की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए सेल्फ केयर किट डिज़ाइन की थी डॉक्टर अतुल शाह ने। इसलिए इन्हें गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड दिया है डॉक्टर अतुल शाह को। कहाँ पर? यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज COP28 में। COP23 नहीं है, COP28 दुबई में डॉक्टर अतुल शाह को यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, जिसका नाम है रीच, मतलब रिकॉग्नाइज एक्सीलेंस अराउंड चैंपियन ऑफ द हेल्थ अवार्ड, गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड। क्लियर? तो डॉक्टर अतुल शाह का नाम याद रखेंगे। अगली पर्सन जो है वो पोलैंड की प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है, जिनका नाम है इगा स्वितेक। ठीक है, इगा स्वितेक सेकेंड वीमेन बन गई है पूरे वर्ल्ड में जिन्हें लगातार दो बार WTA प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है।
ठीक है। सो इगा स्विएटेक बिकम द फर्स्ट वीमेन सिंस सेरेना विलियम्स टू विन WTA प्लेयर ऑफ द ईयर ट्वाइस। तो अभी तक अगर हम बात करें तो सेरेना विलियम्स जो हैं, जो कि लास्ट ईयर रिटायर हो गई हैं, उन्हें 2 बार, अगर आप देखें 2012 से 2015 तक WTA प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था। उसके बाद ये सेकेंड वीमेन बन गई हैं इगा स्विएटेक, जिन्हें 2 लगातार सीजन के लिए वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग मिली है, मतलब WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड चुनी गई हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि इगा स्विएटेक किस खेल से है, तो आंसर हो जाएगा टेनिस खेलती हैं। इसके अलावा पूछा जा सकता है इगा स्विएटेक जो कि एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है, वो किस कंट्री से है, तो आंसर हो जाएगा आपका पोलैंड से। वर्ल्ड नंबर 1 वीमेन कैटेगरी में अभी ये चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के बारे में ऑलरेडी हमने आपको डिस्कस किया है। इसका मकसद ये है बेसिकली जो स्पीसीज़ है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बीच में या जूलॉजिकल पार्क के बीच में उनको ट्रांसफ़र करना, ये इसका मकसद है। तो रिसेंटली 2 स्पीसीज़ को एक्सचेंज किया गया है, एक है इंडियन माउस डियर और दूसरा है चौसिंगा। इंडियन माउस डियर जो है वो इंडिया का स्मॉलेस्ट डियर है। इंडिया में पाया जाने वाला सबसे छोटा जो हिरन है वो कौन है, इंडियन माउस डियर है, ठीक है। तो एज अ पार्ट ऑफ एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम रिसेंटली इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क और काकतीय जूलॉजिकल पार्क वारंगल, इनके बीच में स्पीसीज का ट्रांसफर हुआ है और इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क को 2 नई स्पीसीज मिल गई हैं। कौन कौन सी, एक माउस डियर है और एक है चौसिंगा। क्लियर। तो कहाँ से आई है, काकतीय जूलॉजिकल पार्क वारंगल से कहाँ पर पहुंचाई गई है, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क में पहुंचाई गई है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं माउस डियर के बारे में, तो माउस डियर जो है वो एंडेमिक है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। बेसिकली हमारे पेनिनसुला इंडिया में और कुछ पार्ट ऑफ नेपाल में आपको जो है वो इंडियन माउस डियर आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी छोटी हाइट होती है और 2 से 4 kg के आसपास इनका वेट होता है। अगर हम साइंटिफिक नेम देखते हैं इंडियन माउस डियर का, तो आपको देखने को मिलेगा मॉर्सचिलोला इंडिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। आप सभी को पता है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर काम करता है और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर काम करने वाला ये जो एक और इनिशिएटिव है ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस। तो यहाँ पर आप समझिएगा सबसे पहले कि ये जो रिवर सिटीज़ अलायंस है इसको 2021 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। रिवर सिटी अलायंस को 2021 में अंडर द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा लॉन्च किया गया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर काम करता है। इसका मकसद था हमारे भारत में जितनी भी सिटीज़ है जो रिवर के किनारे सिचुएटेड है उनको क्लीन करना, उनके आसपास का जो एरिया, रिवर के आसपास का एरिया है उसको क्लीन करना, ठीक है। ये इसका बेसिकली मकसद था। लेकिन अब इस पूरे रिवर सिटी अलायंस को हम ले गए कहाँ पर, ग्लोबल लेवल पे, और इसको हमने लॉन्च किया रिसेंटली COP28 में, ठीक है। तो न्यूज़ है हमारे पास कि NMGC लॉन्च ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन दुबई। तो दुबई में जो COP28 की मीटिंग हो रही है वहाँ पर ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस को हमने लॉन्च किया है, लेड बाय द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जो कि काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत। ये बहुत ही यूनिक अलायंस है, इस तरीके की और कोई अलायंस नहीं है। इसमें आपको 11 कंट्रीज़ की 275 प्लस सिटीज़ देखने को मिलेंगे जो कि रिवर के किनारे सिचुएटेड है और उन सारी जगहों को हमें क्या करना है, क्लीन करना है, बेसिकली इसका ये मकसद है, ठीक है। तो ये अगर देखें 275 प्लस ग्लोबल रिवर सिटीज़ 11 कंट्रीज़ की इसमें अलायंस बनाई है और यहाँ पर मैनेजमेंट पार्टनर की तरह ये काम करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में, तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को हमने तैयार किया है 12 अगस्त 2011 में। 2011 में हमने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को लिस्ट किया था अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और बेसिकली ये इम्प्लीमेंट की गई थी नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के अंतर्गत। बाद में हमने इस नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का नाम 2016 में चेंज कर दिया और एक नया बॉडी तैयार किया, नेशनल काउंसिल ऑफ रेजुविनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा, ठीक है। ये इसकी बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन आर्म है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एक एक्सरसाइज के बारे में जिसका नाम है प्रस्थान। ये जो एक्सरसाइज है इसको इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है और साल में 2 बार मतलब 6 मंथ में 1 बार ये एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है एक्सरसाइज प्रस्थान,
ठीक है। तो इंडियन नेवी के द्वारा रिसेंटली कंडक्ट कराया गया है एक्सरसाइज प्रस्थान, कहाँ पर, मुंबई कोस्ट में। मुंबई कोस्ट में अगर आप देखोगे तो कुछ दूरी पर आपको ऑयल एंड नेचुरल गैस मतलब ONGC का आपको एक प्लांट दिखेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां से ड्रिलिंग के जरिए समुद्र से तेल को निकाला जा रहा है। तो कभी कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है, इस पूरे प्लेटफॉर्म के आसपास कभी इमरजेंसी कंडीशन आती है, क्या प्रोसीजर्स हमको लेने हैं और क्या हमें काम करना है, इसके लिए इंडियन नेवी के द्वारा इस पूरे एरिया में एक एक्सरसाइज होती है। उसी एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज प्रस्थान। क्लियर है? 6 मंथ में होती है। कहाँ पर? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का ये जो प्लेटफॉर्म है मुंबई हार्बर के पास, वहां पर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अभी जो मामला है राज्यसभा में एक बिल पास हुआ है उससे रिलेटेड है। आप सभी को पता है शीतकालीन सत्र मतलब विंटर सेशन चल रहा है आपके पार्लियामेंट का। तो राज्यसभा के द्वारा रिसेंटली एक बिल पास किया है टू अपॉइंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर। तो जो आपके मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए एक विधेयक पास किया है। और आप सभी को पता है अगर हम बात करें तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और उनकी सहायता करने के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर हमको देखने को मिलेंगे। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन या हमारी बॉडी है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन जो है ये आपको आर्टिकल नंबर 324 में मिल जाएगा। ये बात आप सभी को पता है। चलो अब हम बात करते हैं। तो राज्यसभा ने रिसेंटली एक बिल पास किया है, मतलब कल 13 दिसंबर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023। ये जो नया बिल है ऑब्वियस सी बात है पुराने बिल को रिप्लेस करेगा। तो किस बिल को रिप्लेस करेगा? इलेक्शन कमीशन कंडीशन ऑफ सर्विस, इलेक्शन कमिश्नर एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991। तो 1991 के बिल को रिप्लेस करने का काम करेगा। ठीक है। और ये बिल बेसिकली जो 1991 का बिल है ये बताता है कि किस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट होगी, उनकी सैलरी क्या होगी, रिमूवल कैसे किया जाएगा CEC और EC का, ये बिल बताता है। इसी बिल को रिप्लेस किया जा रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023 से। सबसे पहली बात करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए क्या कहा गया। तो इस बिल में कहा गया जैसे पहले राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटमेंट होता था, अभी भी राष्ट्रपति ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट करेंगे, लेकिन एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद यहाँ पर अपॉइंटमेंट की जाएगी। ठीक है। तो एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी। सिलेक्शन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होंगे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, विपक्ष का नेता नहीं है, तो कोई जो बड़ी पार्टी अपोजिशन में उसका लीडर यहाँ पर इस कमेटी का मेंबर होगा। क्लियर? तो पहला यहाँ पे अमेंडमेंट क्या किया गया है कि CEC और EC को अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा बाय द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होंगे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा। ये बात यहाँ पे की गई। इसके अलावा एक और बात उठी थी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन होते हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर दर्जा दिया जाए, लेकिन उस बात को माना नहीं गया और कहा गया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन होते हैं वो अपना स्टेटस एंजॉय करेंगे एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को जो सैलरी मिलती है, सुप्रीम कोर्ट के जज को जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं, वही वेतन भत्ते, वही सैलरी जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन को दी जाएगी। क्लियर है? तो एट प्रेजेंट द CSE एंड द फेलोज EC enjoy the status of judge of the Supreme Court. By bringing the amendment, the government has retained that status. क्लियर है? इसके बाद क्या बोला गया है? अगर ड्यूरिंग द ड्यूटी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन कोई ऑर्डर देते हैं अपने काम के दौरान, अगर वो कोई ऑर्डर देते हैं तो इसमें कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, कोर्ट इसके खिलाफ अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकती। ये बात भी यहाँ पे की गई है। क्लियर है? यहाँ पर जो हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं अर्जुन राम मेघवाल, उनके द्वारा कहा गया है कि जो CSE और अदर कमिश्नर हैं उनको सैलरी वगैरह जो दी जाएगी वो इक्वल टू द सैलरी ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज को जितनी सैलरी मिलती है उतनी ही CEC और EC को सैलरी दी जाएगी। क्लियर है? इसके अलावा क्या बोला गया? एक और अमेंडमेंट इस बिल में जोड़ा गया, क्या? प्रोटेक्ट द सिटिंग इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम द सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग।
तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे उनको सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग से बाहर रखा गया है। क्लियर। अब यहाँ पर एक सर्च कमेटी की भी बात की गई है। पहले भी एक सर्च कमेटी बनती थी और सर्च कमेटी जो होती थी वो 5 लोगों के नाम को रिकमेंड करती थी और फिर 5 लोगों के बीच में से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको चुना जाता था। ठीक है, यहाँ पर भी एक सर्च कमेटी होगी। सर्च कमेटी में 5 मेंबर होंगे जैसे कि पहले होते थे, लेकिन पहले जो सर्च कमेटी थी उसके हेड कौन होते थे? यूनियन, यहाँ पे अगर देखेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी होते थे। लेकिन अब जो नया बिल आया है उसमें सर्च कमेटी के जो हेड होंगे वो यूनियन लॉ मिनिस्टर होंगे। बात समझ में आ रही है? पहले भी एक सर्च कमेटी होती थी, आज भी एक सर्च कमेटी होगी। सर्च कमेटी 5 लोगों के नामों का रिकमेंडेशन देंगे। पहले सर्च कमेटी के जो हेड थे वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, लेकिन अब सर्च कमेटी के जो हेड होंगे वो यूनियन लॉ मिनिस्टर होंगे। ठीक है, ये बात इस अमेंडमेंट में कही गई है। डन इतनी चीज़ें? तो चलिए हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसके बारे में आर्टिकल 324 के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। हमने अपनी कंट्री में इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन 25 जनवरी 1950 में किया और 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर डे या फिर मतदाता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट नंबर 15 है, पार्ट नंबर 15 के आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 के बीच में हमको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का काम होता है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विधानसभा के इलेक्शन को रन कराना। ये सारे काम किसके होते हैं? इलेक्शन कमीशन के होते हैं। इलेक्शन कमीशन का जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर या फिर 65 ईयर होता है, जो भी पहले हो जाए। तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। आइए अब बात करेंगे आज की लास्ट न्यूज़ पे। रशिया अनवील 2 न्यू न्यूक्लियर पावर सबमरीन। तो रशिया के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, उनके द्वारा 2 नई न्यूक्लियर पावर सबमरीन को रिसेंटली लॉन्च किया है और ये सबमरीन जो है वो पैसिफिक ओशियन में पेट्रोलिंग करने का काम करेंगी। सबमरीन का नाम अगर आप देखोगे तो सबमरीन का नाम है यहाँ पे क्रेस्नोयार्क्स एंड एम्परर अलेक्जेंडर III। इन दोनों सबमरीन्स को रिसेंटली लॉन्च किया गया है और ये दोनों पेट्रोलिंग कहाँ करेंगी? पैसिफिक ओशियन में करेंगी। किसने लॉन्च किया है? रशियन प्रेसिडेंट ने लॉन्च किया है। अंत में बात करेंगे कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। तो पहला शॉर्ट न्यूज़, पहली जो पर्सन यहाँ पर न्यूज़ में उनका नाम है काशवी गौतम। ठीक है, जैसे कि IPL होता है वैसे ही WPL भी होता है, सभी को पता है। जैसे कि IPL के ऑक्शन होते हैं वैसे WPL के भी ऑक्शन होते हैं। तो WPL के ऑक्शन 2024 में सबसे एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बन गई हैं कौन? काशवी गौतम। इनको 2 करोड़ रुपीस में लिया गया है। किसमें? गुजरात जाइंट्स में। डन। वर्ल्ड का फर्स्ट 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर को लॉन्च किया है किसने? चाइना ने। कहाँ पर लॉन्च किया है? सिदाओ वे न्यूक्लियर पावर प्लांट में। पावर प्लांट अलग होते हैं और रिएक्टर अलग होते हैं। एक प्लांट में कई सारे रिएक्टर हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? पूरे प्लांट में कई सारे रिएक्टर हो सकते हैं। तो इस प्लांट में इस रिएक्टर को लॉन्च किया है। डन। नेक्स्ट बात करेंगे सार अमरतला तोरगया फेस्टिवल। ये फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाने वाला एनुअल फेस्टिवल है। हर साल इसका सेलिब्रेशन होता है और इस सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू। ठीक है, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे चाइना और इजिप्ट दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है मिसर सेट 2 MISR सेट 2 सैटेलाइट को। तो किसका सैटेलाइट है ये? चाइना और इजिप्ट का सैटेलाइट है। 2019 में उन लोगों ने, दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर MOU साइन किया था और फाइनली अब इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है टाटा पावर और इंडियन ऑयल ने भी एक MOU साइन किया है और टाटा पावर और इंडियन ऑयल मिलकर 500 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस को पूरे इंडिया में सेटअप करने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम डायरेक्टली अपने रिवीजन क्वेश्चंस पे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, अच्छे से पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है महालक्ष्मी स्कीम जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेवल प्रोवाइड करती है वीमेंस को, गर्ल्स को और ट्रांसजेंडर पर्सन को, किसने लॉन्च की है? सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे तेलंगाना। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है ABP एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री के द्वारा अनाउंस किया गया है? आंसर है नीति आयोग। इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। वर्ल्ड का बिगेस्ट ओपियम प्रोड्यूसर कौन बन गया है? तो पहले अफगानिस्तान था, अब कौन बन गया है? म्यांमार बन गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है
सिदाओ वे न्यूक्लियर पावर प्लांट को कहाँ पर लॉन्च किया है, रिएक्टर कहाँ पर लॉन्च है या फिर कहाँ पर सिचुएटेड है? आंसर है आपका चाइना। इन्वेस्ट इंडिया विल होस्ट विच एडिशन ऑफ वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस इन नई दिल्ली? तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में हो रही है, कौन सा एडिशन है? तो 27th 27वें नंबर का संस्करण है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोलैंड किसे अपॉइंट किया गया है? तो डोनाल्ड टस्क को। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। करमवीर चक्र मेडल 2023 किसे दिया गया है? तो डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार को दिया है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बन्नी ग्रासलैंड कहाँ पर है? बन्नी ग्रासलैंड जहाँ पे चीतास को ब्रीडिंग सेंटर बनाया जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे गुजरात। ऑप्शन बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि चीता से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अब यहाँ पे मैंने आपको ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव के बारे में बताया था जब मैंने COP28 की मीटिंग के बारे में डिस्कस किया था। तो COP28 की मीटिंग में ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव को इंडिया और यूनिसेफ ने मिलकर लॉन्च किया है। इंडिया और यूनिसेफ ने मिलकर लॉन्च किया है। क्वेश्चन ये है कि इंडिया की कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है? तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश स्टेट असेंबली के नए स्पीकर कौन बन गए हैं? तो नरेंद्र सिंह तोमर जी बन गए हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, कल मैंने आप लोगों को गुवाहाटी मास्टर 2023 के बारे में बताया था और उसमें डबल पेयर का टाइटल किसने जीता है? तो तनिषा क्रिस्टो एंड अश्विनी पोनप्पा। याद आया? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कबीर बेदी, उनको रिसेंटली कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक। एक्टर कबीर बेदी को ये अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन बी। नारी शक्ति सेविंग अकाउंट रिसेंटली किसने लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली नारी शक्ति सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है विनवेक्स 23 जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये किन दो कंट्रीज के बीच में होती है? 2018 में इस एक्सरसाइज की शुरुआत हुई थी और वियतनाम और इंडिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। ऑप्शन सी। हनोई में इस साल एक्सरसाइज हो रही है। 11 दिसंबर को हमने इंटरनेशनल माउंटेन डे सेलिब्रेट किया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इंटरनेशनल माउंटेन डे की थीम क्या है? तो रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम। ऑप्शन डी। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो कल मैंने एक ट्रिक भी आपको दी थी, विष्णु मोहन के भजन गाओ। तो भजन लाल शर्मा जो है वो नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं राजस्थान के। ऑप्शन डी। इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड किसे दिया है? तो निखिल डे को दिया है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जनवरी में किसे दिया जाएगा? याद आया? अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जावेद अख्तर। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। फिक्की के नए प्रेसिडेंट 2023-24 के लिए कौन है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी सेट में आपको ये मिलेगा क्योंकि फिक्की बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो भी सही आंसर आपको लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।